Okay students, let us start with today's class. In the previous session, we have started with our chapter 1, that is efficient market hypothesis. उसका हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कर लिया था. मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की करवा दी थी कि उन टाइप के चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आज की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा इस चैप्टर को वाइंड अप करें और टाइम बचेगा तो हम चैप्टर 2 यूटिलिटी थ्योरी में थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे. कोई डाउट्स पिछले क्लास से? हमने बहुत डिटेल में, बहुत लेमैन टर्म्स में आपको चैप्टर समझाने की कोशिश करी थी. व्हाट डू वी मीन बाय अ वीक मार्केट एफिशिएंसी, व्हाट डू वी मीन बाय अ सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट एफिशिएंसी एंड अ स्ट्रॉन्ग मार्केट एफिशिएंसी. किसी को कोई भी डाउट? प्रियांशी, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू एनी डाउट्स, क्विकली रिस्पॉन्ड. जो बच्चे प्रीवियस क्लास मिस करके आए हैं तो हो सकता है आज की क्लास का जो फर्स्ट हाफ है जहां पे हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे वो आप लैग करो, लेकिन चैप्टर 2 के लिए वेट करना क्योंकि चैप्टर 2 में इतना कोई इंटरलिंक नहीं है चैप्टर 1 से. बट आई एम होपिंग कि जिसने लास्ट क्लास मिस करी थी वो अपना बैकअप कंप्लीट करके आए हो. ठीक है, सबका आ रहा है, नो डाउट्स. तो स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट क्लास में ना हमने मार्केट एफिशिएंसीज के बारे में बात करी थी. आज की क्लास में हमारा मेन काम क्या रहेगा, ये देखना है कि क्या हमारे पास कोई एविडेंस है इन थ्योरीज के अगेंस्ट में. हमारे पास कोई एविडेंस है तो हम एक एक तरीके की जो मार्केट हमने उठाई थी, एफिशिएंसी उठाई थी, उसको हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले आप ये बताओ कि उसमें क्या हो सकती है, मतलब डेफिशिएंसीज क्या हो सकती है. जो हमने 3 तरीके की मार्केट एफिशिएंसीज पढ़ी है उसमें क्या डेफिशिएंसीज हो सकती है, मतलब उसमें क्या कमियां हो सकती है. जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वीक मार्केट एफिशिएंसी हमने बात करी, सेमी स्ट्रॉन्ग करी, स्ट्रॉन्ग करी. एक एक को सोच के देखो और आप ऐसे या फिर ओवरऑल पिक्चर लेके देखो कि क्या हमारे में कमियां हो सकती है, मतलब कैसे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट एफिशिएंट है. ऐसे सोचने की कोशिश करो. आई एम जस्ट गिविंग यू 2 minutes, देन आई विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई विल सी योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट सेक्शन. एनीथिंग, देखो बहुत हम इसको ना ओपन एंडेड सेशन रखेंगे. आपके गलत रिस्पॉन्सेज भी इट्स टोटली फाइन, बट रिस्पॉन्ड करो, अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो, पॉइंट्स जनरेट करो. जितना सोचोगे CM2 में उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगी. अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं. मेरे पास 2 तरीके के इन्वेस्टर है, ठीक है. एक इन्वेस्टर X है और एक इन्वेस्टर Y है. इन्वेस्टर X क्या करता है, इन्वेस्टर X ने एक बेंचमार्क ले लिया और उसके अंदर वो इन्वेस्ट करता रहता है. लेकिन इन्वेस्टर Y क्या कहता है, इन्वेस्टर Y कहता है नहीं, मेरे पास थोड़ा सा रिस्क टेकिंग पावर ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेता हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेता हूँ और उन रिस्क को लेके मैंने अपना रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट कर लिया. तो फिर तो मतलब मार्केट इनएफिशिएंट हुई, क्योंकि हमने तो एफिशिएंसी में कहा था ना कि अगर मार्केट एफिशिएंट है तो कोई भी इन्वेस्टर एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं अर्न कर सकता. ट्रू और फॉल्स? आई एम गिविंग यू 2 minutes, थिंक ओवर दिस क्वेश्चन. इन्वेस्टर X अपना बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है और इन्वेस्टर Y जो क्या कर रहा है, वो ज्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ज्यादा रिटर्न कमाने की चाह में. और वो हो सकता है ज्यादा रिटर्न कमा भी लेगा, लेकिन वो ज्यादा रिटर्न कमा लेगा तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि मार्केट एफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि अगर मार्केट एफिशिएंट होती तो ज्यादा रिटर्न कमा ही ना पाता. दिस इज माय क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू 2 minutes, थिंक एंड आंसर. चलो, इसका बुक वर्क से मैं आंसर लिखवा रहा हूं, पहले आंसर लिखो फिर इसको समझेंगे. द EMH इज नॉट कंट्राडिक्टेड बाय अ स्ट्रैटेजी. The EMH is not contradicted by a strategy which produces higher profits than the market portfolio by taking higher risks. What do we understand by this statement? हम कहीं से कहीं तक ये नहीं बोल रहे मार्केट EMH का ये मतलब है कि अगर हम ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते. ऑब्वियसली अगर हम ज्यादा रिस्क लेके भी ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पा रहे फिर तो हमारा मार्केट में ज्यादा रिस्क लेने का फायदा क्या. इसका मतलब ये नहीं है कि EMH होल्ड नहीं हो रहा. EMH का क्या मतलब है, अब लिखो. The market rewards investors for taking risk, so we expect on average a higher risk strategy to result in higher returns. The market reward investors for taking risks, so we expect on average a higher risk strategy to result in higher returns.
अब लिखो, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको अभी ये जो मैं पैराग्राफ लिखाऊंगा उसमें मिलेगा। व्हाट वुड कंट्राडिक्ट द ईएमएच इज, व्हाट वुड कंट्राडिक्ट द ईएमएच इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दैट प्रोवाइडेड रिटर्न्स, what would contradict the EMH is an investment strategy that provided returns over and above those necessary to compensate an investor for the risk they faced। समझ आया क्या बोल रहे हैं कि क्या कंट्राडिक्ट करेगा EMH को, कि हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दोनों सेम इन्वेस्टर्स ने फॉलो करी, दोनों ने रिस्क की फॉलो करी, लेकिन एक के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी, कुछ ऐसा था कि उसने उससे भी ज्यादा रिटर्न कमा लिया, वो कंट्राडिक्ट करेगा EMH को। समझ आया? EMH कभी भी ये नहीं कह रहा कि अगर एक इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेगा तो ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकता। ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क आप एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म तक बीट करता नहीं जा सकता। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो कहते हैं EMH पॉसिबल ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जो कहते हैं मार्केट की एफिशिएंट तो होगी ही होगी, वरना तो हमें एनॉमली मिलता रहेगा और हम उसको बीट करते जाएंगे। तो कौन सही है कौन गलत है, कोई आंसर कर सकता है? मैं आपको इसका आंसर दूं, आज तक ये प्रूव ही नहीं हो पाया कि कौन सही है कौन गलत है। इसको अगर आप ओवरऑल पिक्चर की तरफ से समझने की कोशिश करोगे ना, तो इसमें आप क्या समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म में मार्केट एफिशिएंट होती है, बट कुछ ऐसे टाइम आते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम आया, कोविड का टाइम आ गया, जहां पे लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे थे क्योंकि लोगों को आगे सर्वाइवल का नहीं पता, तो हर एक चीज का प्राइसेस डिप हुए, और उसमें जिसके पास पैसा था उसने उन मार्केट की एफिशिएंसीज को एक्सप्लॉइट करके एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लिया। तो ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो मार्केट एफिशिएंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे गैप्स मिलते हैं हमें मार्केट में जहां पे हमें मिस प्राइसिंग की वजह से मार्केट को एक्सप्लॉइट करने का टाइम मिलता है। इज इट क्लियर? सो दिस समराइजेस होल चैप्टर। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसकी टेस्ट करेंगे हम एक एक फॉर्म ऑफ EMH को। तो पहले हम करेंगे वीक फॉर्म EMH को टेस्ट, फिर हम करेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म EMH को टेस्ट, वो 2-2 मिनट का काम है। उसके बाद हम मेन पे आएंगे, क्या? टेस्टिंग दी सेमी स्ट्रॉन्ग EMH, वही हमारा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो वीक फॉर्म EMH में हम क्या कहते हैं, अगर हम कैसे बोल सकते हैं मार्केट वीक फॉर्म EMH होल्ड कर रही है, अगर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम कोई भी बोल दें कि कोई भी हम ऐसे डिसीजंस ले पा रहे जहां पे मार्केट को बीट कर देंगे, तब हम क्या बोलेंगे? मार्केट EMH होल्ड कर रही है। तो हुआ क्या, बहुत सारे रिसर्चर्स थे, कुछ रिसर्चर ने रैंडमली स्टॉक्स पिक करे, जल्दी आया करो, बैठो जल्दी से। कुछ रिसर्चर्स ने रैंडमली स्टॉक्स पिक करे और उन्होंने कुछ रिटर्न निकाल कर देखा, और कुछ रिसर्चर्स ने क्या करा? टेक्निकल एनालिसिस का यूज करा। टेक्निकल एनालिसिस मतलब पास्ट इंफॉर्मेशन का यूज करा, और फिर उन्होंने स्टॉक सिलेक्ट करे उस हिसाब से और फिर रिटर्न निकाला। तो हमने देखा उनका जो एवरेज आउट करके रिटर्न आ रहा है ना, दोनों का ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें क्या पता लग रहा है, चाहे हम स्टॉक रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, चाहे हम हिस्टोरिकल डेटा करके अपनी पूरी रिसर्च लगा के कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि EMH जो वीक फॉर्म EMH है वो होल्ड करता ही है। क्लियर आया? मोर और लेस EMH होल्ड करता है। हाँ, हो सकता है कि एक शॉर्ट फॉर्म में एक या फिर एक मतलब कह सकते हैं 1 मंथ 2 मंथ के टाइम पीरियड में हम उसको बीट करवा लें, हम EMH के थ्रू हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करके हम वो यूज कर ले, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो पाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस को यूज करने के लिए भी कुछ ना कुछ उसके अंदर ट्रांजैक्शनल कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो अगर हम उसको देखेंगे, उसको पिक्चर में लेंगे, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं आने वाले। इज इट क्लियर? दिस इज द टेस्टिंग ऑफ वीक फॉर्म EMH। यहां से हमें रिजल्ट ये पता लग रहा है मोर और लेस मार्केट एफिशिएंट है, वीक फॉर्म एफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म EMH की। आप लोग बताओ इसका अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्म EMH हम क्या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म EMH के लिए? क्या अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म EMH होगी तो क्या इनसाइडर ट्रेडिंग करके मैं एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकता हूं? नहीं, यही हमने सीखा। तो इसके लिए भी क्या हुआ, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एक रिसर्चर है, वो क्या कह रहे हैं कि 2 तरीके के इन्वेस्टर है, एक के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, एक के पास नहीं है। पहली बात, जब हम वो रिसर्च कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या वो ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी जिसके वर्सेस जिस इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है, जो ये क्लेम कर पा रहे हैं कि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग यूज करके अपने रिटर्न कमाया। तो अगर हम ये रिसर्च कर रहे हैं, पहली बात क्या हमारे पास वो इनसाइडर ट्रेडिंग की वाली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी नहीं, क्योंकि हम वो रिसर्च करें, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन कहां से आएगी? चलो मान लो वो हमारे पास रिसर्च आ भी गई, तो क्या वो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल होगी? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी के हेड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें हमारा एक्सपेंडिचर होगा, और फिर वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी। और इसमें भी हमने क्या देखा है, बहुत सारे जो स्टडीज ऑफ डायरेक्टर्स शेयर डीलिंग रिपोर्ट्स है, वो हमें क्या बताती है कि लॉन्ग टर्म में ना इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है।
उससे हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग से भी कोई फायदा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच भी होल्ड करते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है, सबसे बड़ी हमारे चैप्टर के अंदर जो मेन काम बचा है वो क्या बचा है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को टेस्ट करना। सबसे ज्यादा दिक्कतें ही यहाँ भरी हुई है। सोच के देखो क्यों, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बस वही हमारा चैप्टर का एंड हो जाएगा। ट्राई टू थिंक व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम इन टेस्टिंग स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच। उसका आज तक कोई कंक्लूसिव हमारे पास आंसर है ही नहीं कि वेदर सेमी स्ट्रॉन्ग ईएमएच होल्ड कर रही है नहीं कर रही है। अभी जो हमने क्लास से पहले वो बातें करी थी वो इसी पे करी थी। बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं करी है, करती है ईएमएच होल्ड, बहुत सारे कहते हैं नहीं करती है। सबके पास अपनी अपनी थ्योरी है और किसी को हम गलत प्रूफ नहीं कर पाए आज तक। तो इसके लिए हमें 2 टॉपिक समझने पड़ेंगे, एक है इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी और एक है वॉलेटिलिटी टेस्ट्स। इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी क्या बता रही है हमें कि हो सकता है मार्केट में हम क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन रिलीज हुई और वो हमारे स्टॉक प्राइसेस पे इफेक्ट हुई, लेकिन क्या उसकी आप अराइवल का टाइम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो एक मर्जर होना है, एक तो है कि मर्जर की एक डेट है, डिसाइड कर ली कंपनी ने कि हमने, जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का भी मर्जर हुआ था। थोड़ा सा फाइनेंशियल न्यूज पढ़ना स्टार्ट कर दो, हेल्प होगा CM2 में। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था। फॉर एग्जांपल उसकी डेट बैंक कंपनी अनाउंस कर रही है कि हम 15 जनवरी 2025 को इसका मर्जर कर रहे हैं। तो क्या 15 जन 2025 को जब मर्जर हो रहा है तब स्टॉक प्राइसेस में वो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी, या फिर जब ये न्यूज बाहर आई तब वो रिफ्लेक्ट होगी? आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका कोई आंसर है ही नहीं। अब डिपेंड करता है कि वो एक, हो सकता है वो र्यूमर ही हो, मार्केट उस पर रिएक्ट कर जाए। इंफॉर्मेशन आने का क्या मतलब है, कोई क्रेडिबल सोर्स से आ रही तो बात अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर्स बात कर रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स बात कर रहे हैं तो बात अलग है। कंपनी के डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स तब तक बात नहीं करते जब तक वो एक कंक्लूसिव एविडेंस पे ना आ जाए। अब हो सकता है कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर उसने खबर निकाल दी, अब हो सकता है ना वो मार्केट को उस अपॉर्चुनिटी को भुना रहा हो अपने फायदे के लिए, समझ पा रहे हो? तो सारी जो एफिशिएंसी है, वो जो मार्केट में इनएफिशिएंसीज है वो यही फैली हुई है। हो सकता है जैसे वो र्यूमर आए तब मार्केट में प्राइसेस रिफ्लेक्ट हो जाए, और हो सकता है 15 दिन तक, जब तक जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो कह रहे जब तक हमने ऑफिशियल ये न्यूज ना सुन ले किसी क्रेडिबल सोर्स से तब तक भी ना हो। ये चीज समझ आ रही है? तो डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये नहीं करता कि मर्जर हो या नहीं हो रहा है, डिपेंड क्या कर रहा है कि स्पीड और एक्सटेंट से इंफॉर्मेशन जो है उस स्टॉक प्राइसेस पे रिफ्लेक्ट कितनी देर में हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अब मान लो किसी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई जो उसको पता है पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन प्रियांशी को पता लग गया हाँ यार ये मर्जर होने वाला है, लेकिन प्रियांशी कह रही जब तक मैं क्रेडिबल न्यूज से नहीं सुनूंगी तब तक मैं ये नहीं मान रही, और शिरीष कहेगा नहीं यार ये न्यूज़पेपर देता है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देता है, पीछे भी देता आया, मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ही अपना मार्केट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता हूँ। मान लो शिरीष का क्लेम सही हुआ तो शिरीष तो यहाँ पे लाखों कमा जाएगा, और मान लो शिरीष का क्लेम गलत हुआ तो प्रियांशी स्टे बैक करके अपना यूज कर लेती है। अब जिन्होंने कमाया होता है वो क्या कहते हैं, नहीं मार्केट में इनएफिशिएंसी थी, हमने उसको एक्सप्लॉइट करा और बाकी इन्वेस्टर्स के कंपैरेटिवली हमने ज्यादा रिटर्न कमा लिया। अब जिनके पास वो नहीं थी, जैसे मान लो जो नहीं एक्सप्लॉइट कर पाए, वो क्या कहेंगे यार ये सब तुक्के लगाने वाली बात है, शिरीष ने तुक्का लगाया और इस बार तुक्का लग गया, अर्न कर गया, लेकिन कोई इसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि शिरीष अगली बार भी ऐसा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब ये वाले जो 2 ग्रुप्स ऑफ लोग हैं ये पूरा दिन भिड़ते रहते हैं, कोई कहता है नहीं मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती है, कोई कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो होगा भी तो बहुत माइन्यूटेस्ट टाइम के लिए होगा और वो चीज प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? अब थोड़ा सा आते हैं बुकिश लैंग्वेज पे। तो मार्केट में हमने जो इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी पढ़ी उसके 2 मेजर रिएक्शंस होते हैं। क्या? एक तो ओवर रिएक्शन टू इवेंट्स और एक अंडर रिएक्शन टू इवेंट्स। तो एक बार बुक वर्क का हम लोग जल्दी से पेज 10 खोलते हैं और उसको रीड करते हैं। आई विल जस्ट ओपन इट ऑन माई स्क्रीन एज वेल। तो थोड़ी सी अब हम बुक वर्क की बात कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में कहानी से ज्यादा बुक वर्क के मार्क्स मिलने हैं। Quickly read it. Overreaction to events and underreaction to events. Then we will discuss. तो ओवर रिएक्शन टू इवेंट्स में क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं? पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट विनर्स टेंड टू बी
फ्यूचर लूजर्स एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है, हम क्या प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये स्टॉक्स पिछले 6 महीने से गिरता जा रहा है, इसको पिक कर लो, इसने उठना ही उठना है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से उसको ट्रीट करवा रहे हैं, पास्ट इंफॉर्मेशन यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक स्टॉक पिक कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इवेंट पे। कैसे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, यार ये 6 महीने से स्टॉक गिरता जा रहा है, ये पक्का पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यार ये 6-8 महीने से स्टॉक बढ़ता जा रहा है, इसने पक्का गिरना ही गिरना। दैट इज ए ओवर रिएक्शन टू द इवेंट। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, सर्टेन अकाउंटिंग रेशियोज अपीयर टू हैव प्रेडिक्टिव पावर्स। एग्जांपल, कंपनीज विद हाई अर्निंग्स टू प्राइस, कैश फ्लो टू प्राइस एंड बुक वर्क टू मार्केट वैल्यू टेंड टू हैव हायर फ्यूचर रिटर्न्स। क्या मतलब हुआ कि अर्निंग, पहले हम एक पी रेशियो, अगर आप लोग CB1 पढ़ के आए हो तो पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पी रेशियो क्या बताता है कि कंपनी की जितनी अर्निंग्स कैपेसिटी है, ठीक है, कंपनी जितना अर्न कर सकती है, उसके बेसिस पे मैं उसको कितना प्राइस दूं। तो जितना PE हाई होगा उसका क्या मतलब है कि हम उसकी अर्निंग्स को क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर में अर्निंग्स बढ़ने वाली है, इसलिए मैं उसको आज की डेट में प्रीमियम देने के लिए रेडी हूं। और जितना PE लो होगा उसको मार्केट क्या ट्रीट करवा रही है, पी लो वाले स्टॉक्स को क्या ट्रीट करवा रही है कि ये स्टॉक का कुछ नहीं होना, ये स्टॉक अपना अर्निंग हमें कुछ कमा के नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इस पे प्रीमियम नहीं पे करूंगा। तो इन्होंने उल्टा लिखा है, क्या, कंपनीज विद हाई अर्निंग टू प्राइस। तो ये E/P की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जनरली P/E इस रेशियो की बात करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मैं बात करूं रिलायंस कंपनी की, रिलायंस कंपनी का हमें पता है बहुत सेफ टाइप की कंपनी है, इसने पक्का पक्का बढ़ना ही बढ़ना है। तो क्या आपको, जैसे बैंक की PE समवेयर अराउंड 15 to 18 चलती है इंडिया में, अगर कभी आपको रिलायंस का स्टॉक 15 पे मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, आंखें बंद करके उसको बाय कर लो। अगर बैंक हमें 15 की PE दे रहा है तो रिलायंस का स्टॉक भी 15 में मिल गया, तो ऑब्वियसली बैंक ने हमें कितना रिटर्न देना है, ऑन एन एवरेज 7-8% का। लेकिन जो रिलायंस का स्टॉक है इसकी ग्रोथ रेट 15 से 20% है, इसने तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब हम क्या कह रहे हैं, कोई और कंपनी है तो इसमें क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, क्या ढूंढना शुरू कर देता है, ऐसी कंपनीज ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसकी PE आज की रेट में बहुत कम है, लेकिन वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इनकी PE रेशियो फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उस बेसिस पे हम उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते थे, और ये भी एक टाइप का क्या है, ओवर रिएक्शन टू द इवेंट। तीसरा क्या आता है, हम कहते हैं जिन कंपनीज के IPOs आते हैं, जिन कंपनीज, फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट मार्केट में किस कंपनी का IPO आया, एनी आइडिया? Hyundai का आया, बहुत अच्छा एग्जांपल। और स्विगी का बहुत, मैं ऐसी कंपनीज का नाम ले रहा हूँ जो आप सबने सुनी होगी। जोमेटो का पीछे आया था 2-3 साल पहले, अभी किस किस के आए हैं, Hyundai और स्विगी। तो जनरल मार्केट की पता क्या सेंस होती है, अच्छा आप ये बताओ, अगर IPO आ रहा है तो एक ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी न्यूज़ है या मतलब अच्छी न्यूज़ नहीं है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अच्छी न्यूज़ है। क्यों शिरीष, अच्छी न्यूज़ क्यों है? तो एक्सपैंड तो वो क्या कहते हैं, डिबेंचर्स इशू करके भी कर सकते हैं। जनरली पता क्या इसमें टेंडेंसी होती है, मैं नहीं कह रहा हर केस में ऐसा होगा, लेकिन 80 to 90% वो कंपनीज मार्केट से पैसा उठाना पसंद करती है जिनको पता है हमने आगे ग्रो कुछ नहीं करना। अपने स्टॉक, शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं, अपने स्टॉक्स बेचो, इन्वेस्टर से पैसा उठाओ और अपना फ्री होकर बैठ जाओ। एक तरीके से उनको इससे एग्जिट मिलता है, जो उन्होंने इनिशियल कैपिटल स्पेंड करा होता है प्रोजेक्ट पे, वो अपना पैसा लेके साइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट वही है, रीड करो उसको जल्दी से। फर्म्स कमिंग टू द मार्केट, evidence from a number of major financial markets including the UK and the US appears to support the idea that stocks coming into the market by IPOs and seasoned equity offerings have poor subsequent long term performance. Clear? Again, this is not a rule, I'm just saying कि 80 to 90% cases में यही होता है, and again that is the overreaction to the event. Next we will understand the underreaction, इसी का opposite हम underreaction पढ़ने वाले हैं। पहला एग्जांपल पढ़ते हैं, स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू रिस्पॉन्ड टू अर्निंग अनाउंसमेंट्स अप टू अ ईयर आफ्टर देयर अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट आज कुछ आई है कि हम लोग, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी कहती है हम लोग तो भैया 1000 स्टारबक्स खोलेंगे इंडिया में। तो एक ये इन्फॉर्मेशन आई, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टर्स पागल पहले हो गए एकदम से, उन्होंने बाय कर लिया। अब वो वाले जो स्टॉक प्राइसेस है धीरे धीरे वापस स्टॉक्स को सेल कर रहे, लेकिन ये वाली कहानी कब तक चलती जा रही है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तो उन्होंने अंडर रिएक्शन दिया इस न्यूज को। मार्केट में जो प्राइसेस है वो बहुत जल्दी करेक्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अभी भी मार्केट उसको रिएक्ट करती जा रही है। इसी का एक एग्जांपल है बहुत इजी सा, एक मर्जर और डीमर्जर। जनरली जब दो कंपनीज का मर्जर होता है हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, प्राइसेस क्या होंगे, स्टॉक्स के बढ़ेंगे। लेकिन मान लो अभी एकदम से इन्वेस्टर्स ने क्या करा, जैसे न्यूज आई एकदम से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन अब वापस उसको करेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं,
धीरे 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 वो अपने स्टॉक सेल कर रहे और अब वो इतना कर दिया, उसको अंडर रिएक्ट इतना कर दिया कि अब वो स्टॉक्स एक तरीके से मर्ज कंपनी के डिप होने शुरू हो गए। गेटिंग? तो अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ अंडर रिएक्शन। इसका उल्टा क्या हो सकता है? डीमर्जर। डीमर्जर के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कंपनी के प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस गिरेंगे, लेकिन हो गया उल्टा और फिर उसको करेक्ट करने में टाइम लग गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट बुक आया क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, गिव अस द ओवर रिएक्शंस एंड अंडर रिएक्शन टू द इवेंट्स। सर ट्रेड करना का मतलब कि प्राइस बढ़ने चाहिए, उसको कम लेके आना है या फिर किसका मतलब? जिसकी अगर मर्जर हो रहा है तो कह रहे हैं करेक्शन होने में टाइम कम लगना चाहिए, लेकिन मतलब करेक्शन केस में ये सेंस हो कि प्राइस वापस जितना था उसी के आसपास जितना फेयर वैल्यू होना चाहिए। देखो प्राइस, सबसे पहली बात तो मार्केट में कोई करेक्ट स्टॉक प्राइस तो बता ही नहीं सकता, हम एक बोलते हैं फेयर वैल्यू कि मार्केट की अकाउंटिंग रेशियोज के हिसाब से, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से ये फेयर रेशियो होना चाहिए। तो हो सकता है, मैं दोनों साइड हो सकता है, मर्जर के न्यूज के बाद हो सकता है प्राइस बढ़ना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट को लग रहा नहीं यार इतना कोई दम नहीं है, गिरा दिया मार्केट ने, और फिर धीरे 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 जब दम लगना शुरू करा, वापस मार्केट ने उस पर पैसा लगाना शुरू करा और फिर वो प्राइस अप स्केल पे आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? जिसकी तुरंत अगर मर्जर आ रहा है, अगर ये न्यूज़ आ गई 1 महीने पहले और मर्जर आने से जस्ट पहले अगर स्टॉक प्राइसेस और ही गिरने लग गए तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, दोनों केसेस पॉसिबल। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे, अभी हम यहाँ पे ये नहीं समझ रहे कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मार्केट हो सकता है उसको पे अंडर रिएक्ट करे, उस जो न्यूज आ रही है उस पर अंडर रिएक्ट करे। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। क्लियर? ऐसे क्लासिफाई करने के लिए आ सकते हैं? नहीं, वो तो इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है ना, ठीक है। उसके लिए तो फिर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर कैसे आप सेंस बनाओगे? आपको अकाउंटिंग रेशियोज चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उसके लिए तो आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ओनली 1 or 2 स्मॉल टॉपिक्स आर लेफ्ट। तो बहुत डिटेल में हमने चैप्टर करा है, इतना एक बार एग्जाम में जाने से पहले सर इन चैप्टर की जो मेरी वीडियोस है वो दोबारा रिवाइज कर लेना, मोर देन सफिशिएंट। बुक वर्क भी करने की जरूरत नहीं है, हमने इतना डिटेल में कर लिया वाला चैप्टर। अच्छा, वैसे तो एक ही टॉपिक बचे वॉलेटिलिटी टेस्ट, लेकिन मेरा आपको मन है बुक में ना कुछ एनोमलीज करके एक आपको टॉपिक दे रखा है, वो भी मैं आपको बताऊं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप क्विक रीड दो, पेज 11 पे आपको एनोमलीज करके एक टॉपिक दे रखा है, उसको डिस्कस करते हैं क्विकली। अगेन नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज। यू गाइज आर नॉट कैरिंग द बुक? लेट मी ओपन ऑन माई स्क्रीन। एक क्विक रीड दे दो इसको जल्दी से। तो एक आप ना अगर आगे जाके एसपी, इसमें SP5 ऑप्ट करते हो तो बहुत डिटेल में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बिहेवियरल फाइनेंस। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स के दिमाग में जो चल रहा होता है उसके हिसाब से कैसे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि हम ये सब जो पढ़ रहे हैं अंडर रिएक्शन, ओवर रिएक्शन, ये क्या है, ये हो सकता है कि एक पार्ट ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस हो अगेन। लेकिन जो लोग बात करते हैं, जो एक ग्रुप मैंने आपको बताया जो बात करता है मार्केट एफिशिएंट होती है, वो क्या कहेंगे, बिहेवियरल फाइनेंस जैसी चीजें कुछ नहीं होती, ये सिर्फ कुछ इन्वेस्टर्स के अंदर की खुराक है जो वो बिहेवियरल फाइनेंस यूज करके मार्केट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में हो सकता है वो अपने जो रिटर्न है उसको नेगेटिव में भी ले जाए। अब एक यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया फाइनेंशियल क्राइसिस का। आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008-2009 जिसमें लेहमैन ब्रदर्स नाम का एक बैंक में से, आप बहुत छोटे हो, हमारे टाइम पे तो बहुत ये बड़ी न्यूज बनी थी। तो वहां पे क्या हुआ था, एक यूएस का जो बैंक था वो पूरा कोलैप्स कर गया था, मतलब हर जगह ब्लड बाथ था स्टॉक मार्केट्स में। आप ये समझो, स्टॉक मार्केट 21,000 पे लेवल था, जो सेंसेक्स 21,000 पे चल रहा था, सोचो कितना कितना डूब के आ गया होगा 7,000 पे। मींस अगर किसी का 1 करोड़ मार्केट में लगा हुआ है, ठीक है, विद इन टाइम स्पैन ऑफ 2 से 3 हफ्ते 1 करोड़ का उसका वेल्थ कितना रह गया, 33 लाख, तो 1/3 पे आ गया था वो बंदा।
तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उन्होंने कहा ये आप जो कुछ कुछ रिसर्चर्स थे या कुछ कुछ हमारे एकेडमिशियंस थे, वो क्या कह रहे थे, ये क्या आप पढ़ा रहे हो, ये सब कोर्स का पार्ट नहीं है, क्राइसिस देख लो, हम क्या पढ़ाते रहते, मार्केट एफिशिएंट थे, ये देख लो कुछ इवेंट हो गया। लेकिन ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ये वन ऑफ इवेंट है। एक बबल क्रिएट हो जाता है मार्केट में कब, जब शीर्ष 1 करोड़ रुपए बना ले मार्केट में, शीर्ष अपने आसपास वाले 5 को बताएगा यार तू भी लगा मार्केट में, वो और 5 लगाने लग जाएंगे, वो और 5 लगाने लग जाएंगे। लेकिन जो आपका फेयर इन्वेस्टर होएगा वो क्या देखेगा कि इस चीज की कॉस्ट क्या है, अगर इस चीज की कॉस्ट को मैं इससे ज्यादा ऊपर से खरीद रहा हूं तो वो नहीं खरीदनी चाहिए। मतलब एक लेवल है, जैसे रिलायंस का स्टॉक है, उसका रिलायंस का स्टॉक 500 का होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है, उसको आप 550 का ले रहे हो, 600 का ले रहे हो, लेकिन मान लो अगर उसका प्राइस 5000 चला गया और फिर भी हम बाय करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जहां आप बाय करते जा रहे हो वहां जो दिमाग वाला इन्वेस्टर है वो उसको सेल करके निकले जा रहे हैं, और जहां पे एक लिमिट खत्म हो जाएगी बाय वाले लोगों की, वहां पे क्या होएगा, सेल वाली बढ़ते जाएंगे, स्टॉक गिरना शुरू होएगा, और एक बार जब डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होता है ना, तो फिर उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, और फिर जो अगर 500 का स्टॉक होना चाहिए वो 500 का भी ना रह के कितने का रह जाता है, 200-150 पे आ जाता है। क्लियर? अगेन मैं यहाँ पे अगेन फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं डिस्कस कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस वजह से रिसर्चर्स या एकेडमिशियंस क्या करते हैं, वो फिर से हम किसी क्लास रख लेंगे अलग से, उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं उसमें डिस्कस करने गया तो कम से कम हमें आधा घंटा लगेगा। ठीक है, ये कोई बता ही नहीं सकता मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मेरे स्टॉक मार्केट डिस्कस कर रहे हो, ये कोई बता ही नहीं सकता कि मार्केट आज के प्राइस से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है वो, कि पैसे लगा दे मार्केट ने ऊपर जाने। आप क्या बता सकते हो कि मार्केट आज जहां पे खड़ी है वो एक्सपेंसिव है या चीप है, तो आपका डिसीजन मेकिंग किस हिसाब से होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म में मार्केट ने ऊपर ही जाना है, व्हाई, बिकॉज इकोनॉमी ने ग्रो करना ही करना है, इन्फ्लेशन हमारी कंट्री का पॉजिटिव है यही, तो ऑलमोस्ट हमारी जो आरबीआई है वो क्या कहती है 7 से 8% की हमारी ग्रोथ है। इस क्वार्टर में हमारी कम आई थी, समवेयर अराउंड 5.4% आई थी, वैसे ऑन एन एवरेज हमारी 7% की ग्रोथ है। ऑलमोस्ट हमारी कंट्री में 6 से 7% का इन्फ्लेशन है, तो 15% की हमारी जो जीडीपी है उसने नॉमिनल टर्म्स में ग्रो करना ही करना है, तो मार्केट तो ऊपर जाएगी जाएगी। लेकिन पॉइंट क्या है, ये नहीं पता कि मार्केट आज के रेट में ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। हो सकता है आज की डेट में मार्केट क्या चल रही है, सेंसेक्स समवेयर अराउंड 80-85,000 चल रही है, 5 साल में मैं कह रहा हूं फेयर वैल्यू मार्केट की हो जाएगी 1.5 लाख हो जाएगी। लेकिन आपको नहीं पता मार्केट उस 1.5 लाख पे पहुंचने के लिए 85,000 से पहले 3 लाख टच करेगी, फिर 1.5 लाख पे आएगी, या फिर 85,000 से पहले 50,000 टच करेगी, फिर 1.5 लाख पे। वो आपको पाथ कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर बता सकता है कि 85,000 पे अगर मार्केट है तो वो फेयर है या नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगेन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस CM2 करिकुलम। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं बहुत ज्यादा, वापस अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं, बिकॉज मेरा ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो तुम्हें भी मेरी भावनाओं के साथ समझना पड़ेगा। मुझे अगर जितना तुम डेप्थ में लेके जाओगे मैं उतना डेप्थ में जा सकता हूँ इस टॉपिक पे, बट लेट्स स्टे टुवर्ड्स दिस टॉपिक। ओके, प्रज्ञा सिंह सर 82,000 टू बी प्रिसाइज, टुडे 2 मंथ हाई। ठीक है, इससे पहले प्रज्ञा बहुत डाउन भी जा रहा था, अभी आने तो ट्रंप को बहुत सारी चीजें दिखेगी आपको। ही विल ज्वाइन द ऑफिस समवेयर अराउंड 18th-19th जनवरी, तब देखते हैं। ये समझ आया? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दिया, 1980s के अराउंड यूएस में कुछ कुछ इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने क्या शुरू करा, उन्होंने कहा यार ये जो बड़ी कंपनीज है, जैसे अगर आज के डेट में बड़ी कंपनीज की बात करूं यूएस में, एप्पल बड़ी कंपनी हो गई, गूगल बड़ी कंपनी हो गई, ये जो बड़ी कंपनीज है इनके स्टॉक्स में कुछ ज्यादा नहीं बचा, छोटी कंपनीज के स्टॉक उठाओ और छोटी कंपनीज के स्टॉक पे खेलो, और उनका प्राइस आप देखो शॉर्ट टर्म में या फिर विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 5 to 10 years वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले। और उन्होंने इस चीज को एक्सप्लॉइट करा भी, लेकिन अगेन जब एक चीज का लिमिट है, 5 साल एक्सप्लॉइट कर ले, 7 साल एक्सप्लॉइट कर ले। अगेन कोई चीज अगर बबल बन जाएगा तो उन्होंने आपको देखो क्या बता रखा है, बट इसके वजह से थ्रू आउट 1980s, यहाँ पे थ्रू आउट 1980s एंड अर्ली 1990s द इन्वेस्टर वुड हैव एक्सपीरियंस्ड एबनॉर्मली लो रिटर्न्स। तो प्राइस करेक्शन तो होना ही होना। इज इट क्लियर? इसको आप ये नहीं बोल सकते मार्केट इनएफिशिएंट हो गई है और कुछ इन्वेस्टर्स एक्स्ट्रा रिटर्न कमाई जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आपको फेयर वैल्यू ट्रीट कराना आना चाहिए। अगेन इसको कोई लोग बोलेंगे ये एनॉमलीज है, कोई लोग बोलेंगे नहीं ये तो इनएफिशिएंसीज थी कि हमने जो एक्सप्लॉइट कर ली। यहां तक समझ आया? तो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को जज करना, सारी बात एक ही है, बहुत ही ट्रिकी है। इसका एक एग्जांपल देख लिया हमने, ओवर रिएक्शन, अंडर रिएक्शन। एक हम देखेंगे हमने, अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं उससे पहले, ये वाला वॉलेटिलिटी टेस्ट करने से पहले ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Online students, keep on giving me your inputs.
Over the last 5 years, the shares of company A have yielded an average investment return equal to twice that of company B. Does this contradict the efficient market hypothesis? I need a proper answer from you guys. अभी इसी के ऊपर मैंने आपको आधा घंटा राम कहानी सुनाई है. 2 marks question. Again, not important from exam point of view. बिल्कुल भी important नहीं वाला क्वेश्चन, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है. अच्छा, मैं आपको अगर हिंट दूं, आज की क्लास में हम इस चीज को डिस्कस भी कर चुके हैं. लास्ट 60 seconds, देन वी विल डिस्कस. Online students, quickly try to answer in the chat section. बात करते हुए आ गई कि मतलब कंपनी के ऊपर उतनी नॉलेज नहीं दे रखी, तो सेमी स्ट्रॉन्ग के ऊपर कमेंट करना मुश्किल है. यहाँ आपको डिवाइड नहीं करना, लास्ट क्लास वाली एक्सरसाइज नहीं है. सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वीक कुछ बात नहीं करनी. यहाँ पे सिर्फ आपको बात करनी है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से. आपका आंसर जो आपने बोलना स्टार्ट करा था सही डायरेक्शन में था, उसको आप सेमी स्ट्रॉन्ग पे लेके जा रहे हो, उसको छोड़ दो. क्या बोला था आपने? यहाँ पे क्या नहीं दे रखा? मतलब और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी. पहली बात तो और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी. ये अच्छा पॉइंट बोला शिरीष ने कि हमारे पास ए और बी कंपनी की और इन्फॉर्मेशन है, तो इससे आप क्या इंप्लाई कर पा रहे हो वो बताओ शिरीष. प्रियांशी कुछ और लिखा है? बस यही तो सारी कहानी है, यही तो हम बात कर रहे हैं. हमने क्या बोला है कि कंपनी ए का जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है ऑन एन एवरेज वो क्या है? इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ कंपनी बी. तो हो सकता है ना कंपनी भी इतनी रिस्की हुई ना, कंपनी भी अपना सेफ खेलती हो, लेकिन कंपनी ए जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की हो, तो रिस्की कंपनी होने की वजह से उसका रिटर्न ज्यादा हो. एक तो ये वाला पॉइंट है. सेकंड पॉइंट, पास्ट रिटर्न अच्छे है ना. हमने क्या देखा? ओवर द लास्ट 5 years रिटर्न अच्छे है. फिर वो ये बात आ गई बबल. अगेन वो इस आंसर में लिखना मत, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हो सकता है बबल क्रिएटेड हो गया, उस कंपनी की हाइप हो गई हो, पहले 5 साल उसमें इंक्रीमेंट मिल गया, लेकिन अगले 5 साल वही प्राइस करेक्शन होकर उसमें रिटर्न कम मिलना हो. क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस डजंट टेल यू कि फ्यूचर में भी वो रिटर्न आएगा ही आएगा. अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपके पास एक प्रोडक्ट लेके आया हूं, पिछले 5 साल में उसने ऑन एन एवरेज 20% रिटर्न दिया है उसने, तो क्या आगे भी गारंटी वो देगा ही देगा? या तो उससे लिखवा लो जो आपको सेल करने है कि हमें गारंटी में लिख के दो कि 20% रिटर्न आएगा. वो कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा. वो क्या कहेगा? सर पीछे आया हुआ है, आगे भी आएगा, वो आप देखो, आपने इन्वेस्ट करना नहीं करना. तो पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी कि फ्यूचर में वो रिटर्न आएगा ही आएगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, आप क्या बोल सकते हो कि हो सकता है ना कंपनी ये ज्यादा रिस्की हो, तो इसलिए उसके अंदर हमें अच्छा रिटर्न मिल गया. क्लियर? लिख सकते हो. हाँ, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
परफेक्ट परफेक्ट। लास्ट टॉपिक लेफ्ट दैट इज वॉलेटिलिटी टेस्ट्स, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक साइंटिस्ट था शिलर, उसने क्या बोला था कि जो मार्केट में कुछ भी न्यूज़ आती है, अभी हमने जो ओवर रिएक्शन की बात करी, वो इसको बिल्कुल सही कह रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती है। अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो हम देखते हैं स्टॉक्स के प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा वो होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और वैसे कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक प्राइस के प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए उसने एक थ्योरी दी थी, उसी थ्योरी को हमने इस टॉपिक में रीड करना है। अभी ये समझ आया एक्सेसिवली वॉलेटाइल का क्या मतलब है, कि एक स्टॉक के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आई, मान लो उस इंफॉर्मेशन की वजह से लॉन्ग एक साल के टाइम में उस स्टॉक का प्राइस कंपनी अच्छा करेगी तो 20% बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टॉक के प्राइसेस बढ़ गए 50%, तो ये क्या हुई, ये एक्सेसिव वॉलेटिलिटी हुई। इसका वाइस वर्सा बात कर लो कि कंपनी में कुछ कुछ हमें मिस रेगुलेशंस मिली है, जिस वजह से हमें लग रहा है कि कंपनी की मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए और उसका प्राइस करेक्ट होके अगले एक साल में 10% होना चाहिए, लेकिन वो इतनी नेगेटिव हिट हुई मार्केट में, उसका प्राइस एकदम से 50% गिर गया। तो ये भी एक तरीके का क्या है, ओवर रिएक्शन है, और जिस वजह से हमारे स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा हमें क्या दिख रही है, वॉलेटिलिटी। इज इट क्लियर? अब इसको टेस्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट था शिलर, उसने एक अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगेन एक क्विक रीड दे दो, फिर आपको जो मैं समझाऊंगा अच्छे से समझ आएगा। पेज 12 पे उसका ये वाला टॉपिक है, एक रीड दे दो। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्कस कर लेते हैं। Last 2 minutes, students, then I will discuss this. समझ आया? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी? बताओ क्या बोलना चाह रहा है शिलर यहाँ पे। तो मैं 2 टाइमलाइंस बना देता हूँ, 1870 एंड 1981। हाँ जी प्रियांशी बताओ। कैसे फोकस करने की कोशिश करी, यहाँ पे कुछ इस टाइम के बीच में एक्चुअल डिविडेंड्स मिलेंगे स्टॉक पे, उस एक्चुअल डिविडेंड्स को यूज करके किसी एक पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट पे उसने उसको डिस्काउंट करके कहाँ पे ले आया, 1870 पे डिस्काउंट करके वो कहाँ पे ले आया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड 1870 पे ले आया, और उसके कुछ उसने प्राइस इक्विटी की कैलकुलेट करी, उसको उसने क्या बोला, परफेक्ट फोरसाइट प्राइस। अब इस परफेक्ट फोरसाइट प्राइस को उसने किससे कंपेयर करा, एक्चुअल प्राइस जिस पे वो सेल हो रहा होगा 1870 पे। अब एक्चुअल में तो दोनों प्राइस सेम होना चाहिए ना, अगर मार्केट एफिशिएंट है, वो कह रहा है अगर आपके मार्केट एफिशिएंट है तो जो मैंने एक्चुअल डिविडेंड्स मिले होंगे मुझे, उसको यूज करके जो मैंने अपनी इक्विटी की प्राइस निकाली वर्सेस जो उस टाइम पे इक्विटी की प्राइस थी, वो दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन उन दोनों में क्या आया, डिफरेंस आया। तो उस डिफरेंस उसने क्या बोला, डिफरेंस क्यों आया होगा, क्योंकि इस टाइम पे खड़े होके जो आपने फोरकास्ट करे होंगे डिविडेंड्स, ठीक है, जो आपने फ्यूचर डिविडेंड सोचे होंगे, वो क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। वो इनकरेक्ट होने की वजह से क्या, वो इनकरेक्ट क्यों हो सकते हैं, उसका रीजन क्या है, एनीवन एनी आंसर, उसका रीजन क्या है, एरर्स की वजह से, और अगेन कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो हमें लग रहा था कि इतने डिविडेंड्स आने चाहिए लेकिन उससे ज्यादा या कम आ गए, जो मार्केट में नहीं थी, वही इनएफिशिएंसी वाली बात आ गई। तो शिलर कह रहा था कोई ना कोई इनएफिशिएंसी थी मार्केट में, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ईएमएच होल्ड करता है, ईएमएच तो होल्ड नहीं करता। अब इसके जो अगेंस्ट वाले आए, उसने क्या बोला, भाई ये जो शिलर है ये एक नंबर का पागल आदमी है, इसको कुछ आता जाता नहीं है,
वो क्या कह रहे हैं कि आपको ये डिविडेंड्स मिले, हो सकता है उसके डिविडेंड्स की कैलकुलेशंस में कुछ गलती हो सकता है उसने जो यहाँ पे टर्मिनल प्राइस ऑफ स्टॉक लिया हो जिसके बेसिस पे उसने 1870 का प्राइस निकाला, हो सकता है वो गलत हो सकता है जो उसने यहाँ पे डिस्काउंट रेट्स लिए वही सही ना लिए हो। तो इस टाइप की थ्योरीज यहाँ पे अभी तक आज तक डिस्कशन चलता रहता है कि कौन सही है कौन गलत है। क्लियर? तो हम इसको फिर से समराइज करूं, मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, क्या आपको समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट में फिर भी इनएफिशिएंसीज हो, जैसे एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, लेकिन अगर वो मार्केट में इनएफिशिएंसी होगी भी, आजकल तो वैसे भी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग का टाइम है, तो इतने शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, एकदम से उसमें ट्रेडिंग करके क्या हो जाएगा, प्राइसेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और उसको लॉन्ग टर्म में हमें एनालाइज करना बहुत मुश्किल है कि मार्केट इनएफिशिएंसी होगी भी तो लॉन्ग टर्म में मिलना बहुत मुश्किल है। और जितनी हमारी डेवलप्ड कंट्री होगी, ठीक है, ये जो टेक्स्ट बुक है ये हमने किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, यूके के पर्सपेक्टिव से, तो यूके एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी है और वहां पे तो वैसे भी इनएफिशिएंसी का होना बहुत डिफिकल्ट है। अब इंडिया जैसे स्टॉक मार्केट की आप बात करोगे उसमें फिर भी आपको बहुत जगह पे इनएफिशिएंसीज मिल जाएगी, इसलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ के क्यों पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी या ऐसी कोई उनको कंपनीज पता होगी जो बाकी एक नॉर्मल आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर को नहीं पता, और वो वाली अपॉर्चुनिटीज वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बैठ के। आया समझ? तो मैंने आपको रियलिस्टिकली ये चैप्टर समझाने की कोशिश करी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं तक इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उतना पढ़ के जाओ, मार्क्स आ जाएंगे। थ्रू आउट CM2 हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर था इसलिए, टू सेट द टोन आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लास्ट 1-2 क्वेश्चन है, उसके आंसर सब आप मुझे दोगे। फर्स्ट ट्राई टू आंसर दिस, समझ के आंसर देना, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है। An investment market is strong from efficient. Describe what would happen to a price of a company's share if some positive information about the company becomes known. Assume that nobody had known this about this information in advance. This should not take more than 60 seconds. तो चलो मैं आपसे 2 ऑप्शंस दे के मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले मुझे फर्स्ट आंसर ये दो, प्राइजेस जो है उस स्टॉक के ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? जल्दी बताओ। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है तो प्राइजेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे, पहला आंसर हमें मिल गया। कब जाएंगे ऊपर? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है? तुरंत, इमीडिएटली, जैसी इंफॉर्मेशन आई तभी हाथ के प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। सेकंड आंसर। थर्ड आंसर, क्या मार्केट ओवर रिएक्ट करेगी, अंडर रिएक्ट करेगी इस इंफॉर्मेशन पे? बताओ बताओ, क्या ओवर रिएक्ट करेगी अंडर रिएक्ट करेगी? अगर भाई मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है तो ना ही मार्केट ओवर रिएक्ट करेगी ना ही अंडर रिएक्ट करेगी, जितना स्टॉक प्राइस ने बढ़ना होगा स्टॉक प्राइस उतना ही बढ़ेगा। खत्म आंसर। क्लियर? तो यहां पे अब आपके स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी की यूज आई है, बट रियल लाइफ में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट बहुत कम होती है। ठीक है, हम इतना मार्केट को ये नहीं कह सकते इतना रैशनल होकर मार्केट बिहेव करे। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? विद दिस वी विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक वर्क। एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, बट वो हम ऑलरेडी शिलर के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वाला क्वेश्चन भी, बट एक बार ये वाला कर लो जल्दी से, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना। Is the following statement true or false? The semi-strong form of the EMH suggests that no investor will beat the market in the long term. I am giving you 3 minutes for this question. Think and answer.
लास्ट 2 मिनट स्टूडेंट्स. लास्ट 60 सेकेंड स्टूडेंट्स. लास्ट 60 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ. Online students, quickly give your responses in the chat section. Quickly. Offline students, anyone? Try करा किसी ने? क्या कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में मार्केट को नहीं बीट कर सकता? अगर मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट है तो. देखो, हम अगर क्या पढ़ के आए हैं, अगर सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट है मार्केट, तो हम क्या बोलेंगे, अगर किसी इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म तक मार्केट को बीट करा है तो वो क्या हो सकता है, प्योरली बाय चांस हो सकता है. अब उसमें एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई अच्छी न्यूज आई हो स्टॉक की, ठीक है, तो ऑलरेडी जैसे प्रियांशी मार्केट में डील कर रही है, तो जब कोई अच्छी न्यूज आई हो प्रियांशी उससे पहले ही वो स्टॉक होल्ड करके बैठी हुई है, फिर प्रियांशी बोल रही है देखो मैंने तो अच्छे से स्टडी कर रखा था, इसलिए मैंने उस स्टॉक में पहले ही पैसा डाल रखा था और मैं मार्केट को बीट कर पाई. लेकिन प्रियांशी को खुद नहीं पता था स्टॉक का क्या होना है, उसको सिर्फ किसी ने बोला था और इसने उसको लेकर रखा हुआ था. और इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट में क्या ढिंडोरे पीट रहे हैं, नहीं मार्केट कोई एफिशिएंट नहीं है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी और इसलिए मैंने मार्केट को बीट कर लिया. लेकिन एक्चुअली में क्या था, वो प्योरली बाय चांस था. एक तो ये वाला पॉइंट हुआ. लेकिन क्या फिर भी कोई इन्वेस्टर बीट नहीं कर सकता? अगर फिर भी कोई इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म तक बीट कर पा रहा है, वो सिर्फ 2 वजह से हो सकता है. क्या? या तो उसने मार्केट से ज्यादा रिस्क ले रखा हो. मार्केट में अगर मान लो, अगर हमें रिस्क को क्वांटिफाई करने के बहुत सारे तरीके सीखेंगे. अगर मैं आपको न्यूमेरिकली बताऊं कि मार्केट में अगर 10 लेवल का रिस्क है, तो किसी ने 20-30 लेवल जाके रिस्क ले रखा हो तो वो बीट कर देगा. सेकंड क्या हो सकता है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है, क्या हो सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग. अगर उसके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करके वो मार्केट को बीट कर सकता है. ये आपका आंसर बनना था. क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरीके से आएंगे, जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं. सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अगला चैप्टर शुरू करें, तो इससे बेटर है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करते हैं. चैप्टर 2 कल ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. ऑलरेडी वो टॉपिक पढ़ के आ चुका हूं, तो आप लोग उसका क्वेश्चन को फ्रेम करोगे, अपना आंसर्स बनाओगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे दोबारा. रिपीट ही होगा, ऑलरेडी ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट आपके लिए एग्जाम में फ्रेमिंग कैसे करनी है आंसर की, उस पर फोकस करेंगे इस क्वेश्चन के लिए. वी विल बी डिस्कसिंग इट पार्ट वाइज. क्वेश्चन 1.5 फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एन एक्सेसिवली वॉलेटाइल मार्केट. 2 मार्क्स, ओनली 2 minutes. Write your answers in your notebook. Again, this is not an open book question because exams are not open book now. ठीक है, वो जो privilege था तुम्हारे पास वो खत्म हो गया. दिमाग लगाओ और लिखो. नहीं बेटा, नोट्स भी यूज नहीं कर सकते, एक ही बात है. क्लोज्ड बुक मतलब क्लोज्ड बुक. अपना दिमाग यूज करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, टेबल्स यूज करने हैं, नथिंग एल्स.
Okay, II student is saying, sir, do we really need to attempt these questions now? You never know. अमन, you never know कि आपसे II वाले किस टाइप की कमेंटिंग थ्योरी पूछ ले, तो फिर क्या करोगे? थ्योरी की नॉलेज होना तो बेटर ना, देखो आपको इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, वो किसी मर्जी तरीके से टेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग पूछ ले, फिर क्या करोगे? तो कंटेंट नहीं बदला, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, वो तो आपको नहीं पता कैसे पूछेंगे. क्विकली अटेम्प्ट 2 minutes. करेंट डिस्कस, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एक्सेसिवली वॉलेटाइल मार्केट. तो प्रियांशी क्या लिखा है बताओ. दैट्स इट, नहीं मिलेगा मार्क्स. आधा, ये बहुत ही कोई दयालु एग्जामिनर हो तो 1 नंबर, आधे नंबर से ऊपर नहीं दूंगा मैं. शिरीष, प्रेडिक्टेड नहीं, ये भी गलत है. अरे सिंपल सी बात है, हम क्या पढ़ के आए एक्सेसिवली वॉलेटाइल मार्केट. मैं आपको लेमन टर्म्स में फिर से समझाता हूँ. अगर कोई न्यूज आएगी तो क्या करेगी मार्केट, उस पर ओवर रिएक्ट करेगी. तो पहला पॉइंट तो आपको यही लिखना है, क्या एन एक्सेसिवली वॉलेटाइल मार्केट इज वन इन विच द चेंजेस इन मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स आर ग्रेटर देन दैट कैन बी जस्टिफाइड बाय न्यूज अराइविंग. कि जितना जस्टिफाई हो सकता है एक न्यूज के आने से, उससे ज्यादा मार्केट रिएक्ट कर रही है. अब वो इधर भी हो सकती है, पॉजिटिव न्यूज है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, नेगेटिव न्यूज है तो बहुत ज्यादा गिर जाएगी. ये हुआ एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं कि दिस इज क्लेम टू बी द ओवर रिएक्शन विच इज नॉट एप्लीकेबल विद द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट. अगेन ये वाला पॉइंट नहीं भी लगोगे तो भी ठीक है, लेकिन ये तो लिखना चाहिए था आपको. एक्सेसिवली वॉलेटाइल मार्केट का मतलब ही क्या है कि ओवर रिएक्शन हो रहा है. आप प्रिडिक्शन तक कहां चले गए थे बेटा? ठीक है, अब से अभी आएगा, शिलर की वेट करो, सेकंड पार्ट पे आ रहा है तुम्हारे पास. डिस्क्राइब हाउ यू वुड टेस्ट इफ अ मार्केट इज एक्सेसिवली वॉलेटाइल विदाउट यूजिंग द नेम शिलर. जो हमने उसकी लर्निंग्स सीखी हैं उसको बनाने की कोशिश करो, एक एक पॉइंट को. 7 नंबर का है. सोचो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया 13 मार्क्स का और हमें आंसर फ्रेम करना ना आता हुआ, तो हमारे पास एप्लीकेबल मार्क्स क्या एग्जाम के 87. तो इसलिए CM1 में CM2 में कुछ भी आ सकता है, को कितने मार्क्स का भी आ सकता है. एक एक चीज ढंग से सीखो, फ्रेम करो. आई एम गिविंग यू 7 minutes, पूरे 7 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को. तो जो बच्चे प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स करके आ रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, तो अब ये समझ लो रिमेनिंग एक्चुअल में यही बचा हुआ है. डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें प्रिपेयर करवा रहा हूं. जिसके CS1 हो गया, CM1 हो गया, CB1 हो गया, CB2 हो गया, CS2 हो गया और CM2 उसका लास्ट बचा है, तो CB1 CB2 को तो वैसे ही हटा दो, वो भी थ्योरी है. तो CP सीरीज में, SP सीरीज में यही बनाने हैं हमें पॉइंट्स.
I will show you standard solution for this answer so that you guys can get to know how to frame your answers. Okay, last 5 minutes. Quickly frame. Last 3 minutes, students. तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लास्ट टॉपिक पढ़ के आए हैं, शिलर वाला. ओके, लास्ट 60 seconds. ठीक है, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ. लेट मी शो यू दी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. यू योरसेल्फ रेट योर आंसर कि आपने जो लिखा है उसमें अगर आप एग्जामिनर होते अपने आप को कितने मार्क्स देते. ठीक है, आप अपने आप आंसर करना. तो एक एक पॉइंट बहुत ढंग से रीड करेंगे और समझेंगे कि हमने ये चीज़ कैसे पढ़ी थी. सबसे पहले क्या बोला है, टू टेस्ट इफ अ मार्केट इज एक्सेसिवली वॉलेटाइल यू नीड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्राइजेस कैश फ्लोज फॉर वन ऑफ द सिक्योरिटीज इन क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द मार्केट in a particular equity you would need many months of years of share prices and dividend payments. Agree? हमने क्या पढ़ा था, शिलर ने सबसे पहले क्या करा था, एक स्टॉक लिया था. एक स्टॉक की उसने क्या देखी थी, सारे डिविडेंड्स जो पे हुए उस पीरियड पे, टर्मिनल वैल्यू देखी थी और एक्चुअल प्राइस देखा था शेयर का 1870 जो भी डेट थी उस पे. तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहे हैं. उसके बाद उसने क्या बोला, आप एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल लोगे बेस्ड ऑन द एक्चुअल डिविडेंड्स दैट वर पेड एंड सम टर्मिनल वैल्यू फॉर द शेयर could then be used
एंड कैलकुलेट अ परफेक्ट फोरसाइट प्राइस ऑफ द इक्विटी। यही करा था कि जो एक्चुअल डिविडेंड्स लिए थे उनको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज करके क्या निकाला था हमने, परफेक्ट फोरसाइट प्राइस उस स्टॉक का। दिस वुड रिप्रेजेंट द करेक्ट इक्विटी प्राइस इफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैड बीन एबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डिविडेंड्स करेक्टली। तो एक्चुअल प्राइस भी यही होना चाहिए, कब, जब मार्केट एफिशिएंट हो, और मार्केट एफिशिएंट की वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट ने जो आगे डिविडेंड मिलने वाले थे उनको बिल्कुल करेक्टली प्रेडिक्ट कर लिया। अब देखो द डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट फोरसाइट प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस फ्रॉम द फोरकास्ट एरर्स ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। इफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर रैशनल देयर शुड बी नो फोरकास्ट एरर्स। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स रैशनल होते और मार्केट एफिशिएंट होती तो एक भी हमारा कोई एरर नहीं आना चाहिए किसमें, जो एक्चुअल डिविडेंड मिला है और जो फ्यूचर डिविडेंड सोच के हमने अपना स्टॉक का प्राइस निकाला होता। क्लियर? तो आप फ्रेमिंग देखो एक एक पॉइंट के हम कैसे चल रहे हैं आगे। उसके बाद क्या बोला, ऑल्सो इफ मार्केट्स आर एफिशिएंट। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो हो सकता है आपने मिस भी कर दिया हो, तो उसके लिए मैं आपके मार्क्स नहीं काटता। देन द ब्रॉड मूवमेंट्स इन द परफेक्ट फोरसाइट प्राइसेस, ठीक है, तो वो कह रहे परफेक्ट फोरसाइट प्राइसेस में अगर मार्केट एफिशिएंट होती, जो मूवमेंट्स होती वो किससे कोरिलेट करती, मूवमेंट्स इन द एक्चुअल प्राइसेस आर बोथ आर रिएक्टिंग टू द सेम न्यूज एंड हेंस सेम चेंजेस आर एंटिसिपेटेड इन द फ्यूचर कैश फ्लोज। समझ आया? वो कह रहे हैं अगर मार्केट एफिशिएंट होती तो जिस हिसाब से हमारी फोरकास्ट प्राइस ईयर ऑन ईयर चेंज होनी चाहिए थी उस हिसाब से हमारा एक्चुअल प्राइस भी चेंज होना चाहिए था, क्योंकि जो न्यूज आएगी दोनों जो हमारी प्राइसेस है वो सेम तरीके से उस न्यूज से अफेक्ट होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ इंस्टेड द एक्चुअल प्राइसेस आर ग्रेटर, अगर एक्चुअल प्राइसेस हमारे ग्रेटर है फ्रॉम द परफेक्ट फोरसाइट प्राइस, तो उससे क्या बोल सकते हैं, देन दिस वुड सजेस्ट दैट द मार्केट इन द पर्टिकुलर इक्विटी इज एक्सेसिवली वॉलेटाइल और मार्केट एफिशिएंट नहीं है। क्लियर? लास्ट में उन्होंने बोल दिया दिस अप्रोच वाज अडॉप्टेड बाय शेल। समझ आया? आंसर हमने फ्रेम कैसे करना है, ठीक है। तो कितने मार्क्स दोगे सुरेश अपने आंसर को? रैशनल होके मार्केट एफिशिएंसी के हिसाब से 4 मिल जाएंगे, ठीक है। प्रियांशी 2 या 3, ठीक है। प्रियांशी पूरा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होके चल रही है। थर्ड पार्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू ऑल्सो गिव योर मार्क्स अकॉर्डिंग टू यू। अब खुद एग्जामिनर बनना शुरू कर दो, अब हम हायर सब्जेक्ट्स में एंटर कर चुके हैं। एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज इन यूजिंग अ टेस्ट ऑफ एन एक्सेसिवली वॉलेटाइल मार्केट टू एस्टैब्लिश वेदर और नॉट मार्केट इज एफिशिएंट। अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाए, इससे अच्छे प्रिपेयर्ड नहीं हो इस चैप्टर में, अब आप क्या बोलोगे, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये 4 नंबर के लिए हम कहाँ से लिख दें। तो आपको अब जो अपनी सोच है अब हायर सब्जेक्ट्स में सिर्फ बुक वर्क तक कंस्ट्रेंट नहीं करनी, आप सोचो कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं और उसके क्या पॉइंट्स बनेंगे। 4 मार्क्स का 4 मिनट दे रहा हूं, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फ्रेम करने हैं आंसर्स को। किसी को कोई भी डाउट है सेकंड पार्ट में ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो पूछ सकते हो, आई विल रिपीट अगेन। वैसे बुक वर्क था, डाउट होना नहीं चाहिए। थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड टुडेज क्लास। एक डाउट रहता है, मतलब जैसे कि आप अभी तो आप बताते हैं कि ये बुक वर्क से है या फिर नहीं है, एग्जाम में वो समझ में नहीं आता कि इसमें बुक वर्क की इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए या कुछ अलग सोचना चाहिए, ये थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिलती। अभी तो हमने कॉन्सेप्चुअल थ्योरी डिस्कस करना आज स्टार्ट करा है, और कौन से एग्जाम में तुम्हें ये चीज फेस हुई है? CS2 में, मतलब वैसे भी CS1 में भी कह सकता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस। और एक चीज गांठ बांध लो, जब सीनियर सब्जेक्ट पे आ चुके हो, चाहे एक क्वेश्चन पे, वैसे मैंने CS1 CM1 में बोला है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चीज होने वाली है। एक क्वेश्चन पे, जैसे एक 10 नंबर का क्वेश्चन, उसमें हम कहते हैं 20 मिनट लगने चाहिए, चाहे आपको 1 घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, जब तक अपने पॉइंट्स नहीं बना पा रहे, जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे, किस पे नहीं जाना? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में नहीं जाना। अगर ये चीज तुमने कर ली ना अपनी प्रैक्टिस में, तो 6 महीने में ऐसा सीरीज तैयार होगा जो मर्जी क्वेश्चन पेपर आ जाए CM2 को। इस पे फोकस करो बस। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना, वो हमारी सोच को कंस्ट्रेन करता है कि यार ठीक है 2 मिनट सोचा, नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखो, और फिर जब हम वो पॉइंट्स रीड करते हैं, अच्छा मैं भी तो ये सोच रहा था। एज अ स्टूडेंट हमें ये बहुत फील होता है, लेकिन आप वो नहीं सोच रहे थे। अगर आप वो सोच रहे थे तो आपके वो पॉइंट्स बन गए होते कॉपी में। तो ये जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स हम आज कर रहे हैं क्लास में, कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अपने पॉइंट्स बना रहे हो, फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करके अपने वो मार्क्स दे रहे हो, तो सेल्फ प्रैक्टिस में भी यही करना है टू एक्सेल इन दीज एग्जाम्स। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 4 मार्क्स है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स। इसका भी कुछ वर्जन हम आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं,
बट कुछ कुछ पॉइंट्स आपको अपने आप से सोचने पड़ेंगे। तो जो बच्चे CS2 करके आए हैं या CS2 जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनसे मैं थर्ड पार्ट का आंसर ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत CS2 से लिए गए हैं। बट ऐसा नहीं है जिसने CS2 नहीं करा वो नहीं आंसर बना सकता। 3 साढ़े 3 नंबर के तो सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। लास्ट 2 मिनट्स स्टूडेंट्स, लास्ट 2 मिनट्स। आधा आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं आज की क्लास में। जो हमने बात करी थी कि बाकी रिसर्चर्स करते शिलर तो बेवकूफ़ है, उसने ये चीज़ें गलत सोची होंगी, वही लिखना। प्रियांशी डन या दैट्स इट? ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन आई विल टेक यू टू दी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बिकॉज आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ फ्रेमिंग सिखाना चाह रहा हूँ कि हमें अपने थ्योरेटिकल आंसर्स फ्रेम कैसे करने हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज। पहला पॉइंट क्या है? द डिफिकल्टी ऑफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट टर्मिनल वैल्यू फॉर द शेयर प्राइस। अगेन डिस्कस करके आए थे कि जो हमने टर्मिनल वैल्यू लेना है वो क्या ले, फर्स्ट दिक्कत। दूसरी दिक्कत, द डिफिकल्टी ऑफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंटेड, बिकॉज हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज करना है, हमें सारे फ्यूचर वाले डिविडेंड्स जो मैंने मिले हुए हैं उसको पास में लेके आना है, तो एक डिस्काउंटेड तो पता होना चाहिए। हो सकता है वो डिस्काउंट रेट ही हमने गलत लिखा हो। शुड इट बी कांस्टेंट? कांस्टेंट होना चाहिए। आपको लगता है कि 100 साल के बड़े इंटरवल पे एक इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रह सकता है? ऑब्वियसली नॉट। तो ये एक दिक्कत आ गई। अब ये वाले 3 पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा, डायरेक्टली लास्ट पॉइंट पे आओ। द डिस्ट्रीब्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेयर प्राइस एंड डिविडेंड्स आर अनलाइकली टू रिमेन कांस्टेंट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम ये बोलते हैं कि डिविडेंड हमने 4% के assumption ले ली, लेकिन हो सकता है बीच में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे और 8% का डिविडेंड दे रही हो, लेकिन बीच में 2 वर्ल्ड वॉर भी तो आई है, उसमें कंपनी क्या परफॉर्म कर रही हो और क्या डिविडेंड देगी। तो ये सब हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो assumptions है वो सही ली है या नहीं ली, ये हमारी दिक्कत हो सकती है। अब बीच वाले जो पॉइंट्स है जो मैंने आपको कहा कि जिन्होंने CS2 कर रखा है उनको इजिली आना चाहिए, आपने एक टाइम सीरीज चैप्टर पढ़ा होगा। अगेन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, नो नीड टू वरी, सिर्फ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएंसेस बिकॉज ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन टाइम सीरीज डेटा यूज्ड, उसमें दिक्कत हो सकती है। फिर पॉसिबल नॉन स्टेशनैरिटी ऑफ द टाइम सीरीज डेटा यूज्ड, इट मे हैव स्टोकास्टिक ट्रेंड्स व्हिच इनवैलिडेट द मेजरमेंट्स ऑब्टेन्ड फॉर द वेरिएंस ऑफ स्टॉक प्राइस। तो स्टोकास्टिक ट्रेंड्स हम वैसे CS2 में बहुत डिटेल में कवर करते हैं, थोड़ा बहुत हम स्टोकास्टिक के बारे में बात CM2 में भी करेंगे। तो स्टोकास्टिक से आप ये समझ सकते हो, एक रैंडम वेरिएबल हमने देखा था x, CS1 में बात करके आए थे, तो हम क्या बोलते हैं, हम एक एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालने की कोशिश करते हैं और x बहुत सारी वैल्यूज लेते हैं और हम उसका मीन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यही अगर मैं बोल दूं कि ये जो रैंडम वेरिएबल x है
ये अपना टाइम के हिसाब से भी वैल्यू चेंज करता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं x1 की बात करूं तो उसके इस रैंडम वेरिएबल कुछ और वैल्यू आएगी, और अगर मैं x2 की बात करूं तो इस रैंडम वेरिएबल कुछ और बात आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है, ये स्टोकैस्टिक ट्रेंड है। दिस इज अ स्टोकैस्टिक रैंडम वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो इतनी सी बात कर रहे हैं वो। और लास्ट में उन्होंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशनल एजम्पशंस जो हमने ली होंगी इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स की, हो सकता है वो गलत हो। अगेन अब जब आप आगे वाले सब्जेक्ट्स में जाओगे ना, अब आप बोलोगे सर ये तो हमें बुक वर्क में कहीं गिवन ही नहीं है, तो ये बुक वर्क में नहीं गिवन होएगा। आपको सोचना है और अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं। तो आज से इसी पॉइंट से अपनी सोच वाइड कर लो और ये सोचना छोड़ दो कि आपको अनसीन पैसेज की तरह क्वेश्चन आने हैं कि बुक वर्क में कुछ ना कुछ हम पढ़ के आए हैं और उसी को ही हमें एग्जाम में लिख देना है। वो सब आपने कर लिया CS1, CM1, CV1, CV2 में। अब यहाँ से थोड़े हायर एग्जाम्स शुरू है, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना हमें शुरू करना पड़ेगा। Is it clear? Online students, any doubts in today's class? Do let me know. We don't have much time to start chapter 2. That will be start in next class. All well, students? Quickly respond. ठीक है, सबके yeses आ रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। Tomorrow we will be starting with utility theorem. Very interesting chapter और बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर से, बोथ इन ए एंड बी। तो कल स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर का। Okay students, thank you.